Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture into the Industrial Dispute Act 1947. तो हम लेक्चर नंबर 3 में आज अथॉरिटीज़ अंडर दिस एक्ट क्या कौन कौन से अथॉरिटीज़ है वो देखेंगे. ओके, तो इसमें चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन 3 टू सेक्शन 9 तक जो अथॉरिटीज़ दिए गए हैं वो आज हम कवर करेंगे. तो उसमें बेसिकली जो है सेक्शन नंबर 3 में जो वर्क कमेटी है, जैसे कि काउंसिलेशन ऑफिसर है, तो यहाँ पे हम आज ये टॉपिक कवर करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, तो अब हम अथॉरिटीज़ अंडर द एक्ट देखेंगे. इस एक्ट में अथॉरिटीज़ कौन कौन से अथॉरिटीज़ है, तो सबसे पहले चैप्टर 2 में ये दिया गया है कि कौन कौन सा अथॉरिटीज़ है. तो सबसे पहले जो है सेक्शन नंबर 3 में जो है वर्क कमेटी जो है यहाँ पे दी गई है. ओके, तो वर्क कमेटी का क्या रोल प्ले करता है, वर्क कमेटी कौन होती है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या मतलब कंपोजिशन क्या है वो देखेंगे. ओके, इन द केस ऑफ एनी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट इन विच द 100 और मोर वर्कमैन, यहाँ पे क्या बोला है 100 और मोर वर्कमैन, 100 और मोर वर्कमैन ऑन एनी डे इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो 12 मंथ्स द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय जनरल और द स्पेशल ऑर्डर रिक्वायर द एम्प्लॉयर टू कॉन्स्टिट्यूट इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर a work committee consisting of the representative of the employers and the workmen engaged in the establishment. So, however, that the number of representative of the workmen on the committee shall not be less than the number of number of representative of the employer. यहाँ पे जो बोला है हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे यहाँ पे जो चार्ट वाइज. तो यहाँ पे जो है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कमैन शैल बी चूजर इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर फ्रॉम among the workmen engaged in the establishment and in consultation with their trade union if any registered under the Indian Trade Union Act 1926 में. तो जो फर्स्ट जो सबसेक्शन है इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे सिंपल इतना ही बोला है एप्लीकेबल टू द इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट. कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ये सिर्फ यहाँ पे एप्लीकेबल होगा जो है 100 एंड मोर देन वर्कमैन, 100 और मोर वर्कमैन यहाँ पे जो है एम्प्लॉयड होंगे, काम करते होंगे, हैज़ बिन एम्प्लॉयड ऑन एनी प्रिसीडिंग जो 12 मंथ्स मतलब 12 मंथ 1 ईयर्स तक जो काम कर रहे हैं वो ऐसे. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिर क्या करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में रिक्वायर द एम्प्लॉयर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वर्क कमेटी. तो उनको क्या बोलेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कि आप जो आपके इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में 100 और मोर देन 100 वर्कमैन है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उनको क्या करेंगे, उनको बोलेंगे कि आप क्या करो कि आप जो है एम्प्लॉयर जो मैं रिक्वायर एम्प्लॉयर को बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट अ वर्क कमेटी, आप वर्क्स कमेटी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करिए. उसके बाद जो है कमिटी मस्ट हैव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, जो भी है यहाँ पे दोनों के एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ के क्या होने चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए. बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट इट इज़ एट नंबर ऑफ वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे दिया है. जो नंबर ऑफ वर्कमैन्स है, नंबर ऑफ वर्कमैन्स representative workmen on the committee shall not be less than the number of representative employer. मतलब जितने एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव है उतने ही एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव मतलब वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, यहाँ पे कम नहीं होने चाहिए. ओके, तो जो भी है नंबर ऑफ वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव. ओके, उसके बाद जो है वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव आर चूज़र इन दी प्रिस्क्राइब मैनर में आपको क्या करना है, रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करना है यहाँ पे एंड कंसल्टेशन विद द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इफ़ एनी अंडर द एक्ट ऑफ द यूनियन जो भी है 1926 के उसमें. ओके, अब सबसेक्शन 2 देखते हैं. तो सबसेक्शन 2 में क्या बोला है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ वर्क्स कमेटी. अब यहाँ पे बोला है कि वर्क्स कमेटी के फंक्शन क्या है, रोल क्या है एंड ड्यूटी क्या है. यहाँ पे बोला है it shall be consist of the works committee to promote measure for the securing and preserving amity and good relation between the employer and workman, to end that to comment upon matters of their common interest or the concern and endure to compose any material difference of an opinion in the respect of such materials. तो इसमें सिंपल इतना ही है, इसका मीनिंग जो है यहाँ पे क्या बोला है,
सबसेक्शन 2 का। तो जो भी है मेन ड्यूटी ऑफ द वर्क्स कमेटी जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्क्स कमेटी की ड्यूटी क्या है वो बोला है। तो इसमें सिंपल इतना ही, एमिटी एंड द गुड्स जो है यहाँ पे गुड रिलेशन होना चाहिए, एमिटी एंड गुड रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में आपको गुड रिलेशन मेंटेन करना है। जो भी डिस्प्यूट है आपको क्या करना है, वर्क कमेटी यहाँ पे क्या करेगी, सॉल्व यहाँ पे ज़्यादातर जो अमेकबली यहाँ पे क्या करना है, सेटल आउट करना है। ओके, उसके बाद जो इट ट्राइज टू कंपोज एनी मटेरियल डिफरेंस ऑफ एन ओपिनियन रिगार्डिंग सच मैटर, जो भी है एग्जाम्पल हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि द वर्क्स कमिटी डिस्कसेस वर्क प्लेस सेफ्टी। क्या है यहाँ पे, वर्क प्लेस में जो भी सेफ्टी इम्प्रूवमेंट्स है वर्क कमिटी जो भी है एम्प्लॉयर्स को बोलेगी यहाँ पे। तो वर्क कमिटी सेफ्टी इम्प्रूवमेंट्स टू इंश्योर अ बेटर कोऑपरेशन एंड दे रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिफोर दे इंश्योर। इसके बाद जो है हम देखेंगे, आई होप आपको सेक्शन 3 समझ आया होगा। हम देखेंगे अब सेक्शन नंबर 4। तो सेक्शन नंबर 4 में जो भी है काउंसिलेशन ऑफिसर बोला है। तो काउंसिलेशन ऑफिसर में क्या है, सिंपल इतना ही है, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट सच number of person as it thinks to fit to be a cancellation officer charged with the duty mediating and in the promoting the settlement of the industrial dispute। सेकेंड में क्या बोला है, काउंसिलेशन ऑफिसर मे बी अपॉइंट फॉर द स्पेसिफाइड एरिया और फॉर द स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल इन specified area or for one or more specified इंडस्ट्रीज एंड आइदर परमानेंटली और लिमिटेड पीरियड के लिए हो सकता है यहाँ पे। ओके, तो इसके बाद जो है काउंसिलेशन ऑफिसर जो सेक्शन 4 में बोला है, तो उसमें क्या है, सिंपल इतना ही है, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगा, नोटिफिकेशन निकालेगा और उसमें ऑफिशियल गैजेट में जो भी है अपॉइंटमेंट करेगा जो काउंसिलेशन ऑफिसर है उसका। ओके ओके, तो सबसेक्शन 1 का इतना ही मतलब है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगा, अपॉइंट करेगा वाया नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एनी नंबर ऑफ द काउंसिलेशन ऑफिसर्स है। देन यहाँ पे जो है ऑफिसर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिएटिंग प्रोसेस प्रमोटिंग द सेटलमेंट। जो भी काउंसिलेशन ऑफिसर का काम ही यही होता है कि उनको मेडिएट करना होता है एंड जो भी डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व करना होता है एंड सेटलमेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। देन एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लेंगे सबसेक्शन 1 का, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एग्जाम्पल सिंपल, तो द स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइज द अपॉइंटमेंट, मिस्टर ए को नोटिफाई किया आप यहाँ पे काउंसिलेशन ऑफिसर हो। तो इसके बाद द काउंसिलेशन ऑफिसर टू हेल्प एंड रिजॉल्व द डिस्प्यूट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ द सूरत। तो यहाँ पे जो है, तो एग्जाम्पल में क्या देखा हमने कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट किया मिस्टर ए को एज अ काउंसिलेशन ऑफिसर एंड टू वो क्या हेल्प करेगा कि रिजॉल्व द डिस्प्यूट, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है सूरत के जो भी है उनके जो इंडस्ट्री है उनके बीच में, जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई उनके बीच में क्या हुआ है, डिस्प्यूट हुआ है, तो वो क्या करेगा, सिंपली यहाँ पे क्या करेगा, डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा। यहाँ पे कोई ऐसे सेपरेट एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं, इजी है, सिंपल है। ओके, उसके बाद हम सबसेक्शन 2 देखेंगे। इसमें क्या बोला है, काउंसिलेशन ऑफिसर में अपॉइंटेड फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया। तो सिंपल इतना ही बोला है कि दिस अलाउज द गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल टू अपॉइंट ऑफिसर अकॉर्डिंगली द इंडस्ट्री और रीजन नीड्स। यहाँ पे कैसे है, जहाँ पे नीड है वहाँ पे क्या करेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पे अपॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे जो है काउंसिलेशन ऑफिसर में भी अपॉइंटेड फॉर दिस स्पेसिफाइड एरिया के लिए अपॉइंट करेंगे और स्पेसिफाइड इंडस्ट्री, अगर आपको इंडस्ट्री में ज़्यादा ज़रूरत है तो अपॉइंटमेंट वहाँ पे करेंगे और वन और मोर स्पेसिफाइड इंडस्ट्री, टू और मोर स्पेसिफाइड इंडस्ट्री के लिए कॉमन में करेंगे। उसके बाद फॉर द लिमिटेड पीरियड के लिए भी कर सकते हैं और जो भी है ये एमसीक्यू में आ सकता है, लिमिटेड पीरियड के लिए भी कर सकते हैं और परमानेंटली भी कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन। तो बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन में सिंपल इतना बोला है, बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन मतलब क्या है, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में एज एसोसिएशन, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में एज ओकेशन, सॉरी, appropriate government may as occasion arises by the notification in the official gazette constitute a board of conciliation for promoting the settlement of an industrial dispute। तो सबसेक्शन 1 में क्या बोला है कि
द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी है में नोटिफिकेशन में क्या करेगा, इशू करेगा एंड कॉन्स्टिट्यूट द बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन। हमने देखा सिर्फ काउंसिलेशन यहाँ पे 4 में देखा, तो यहाँ पे काउंसिलेशन ऑफिसर हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सेक्शन 5 में बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन यहाँ पे क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। कौन करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगा, नोटिफिकेशन में करेगा। कॉन्स्टिट्यूट बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करेगा, किसके लिए करेगा, प्रमोट सेटलमेंट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। जो भी है यहाँ पे उनको क्या करना है, सेटलमेंट करना है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये है हमारा। ओके, उसके बाद देखेंगे हम जो सबसेक्शन 2 है, अब बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन। यहाँ पे कंपोजिशन दिया है कि कौन कौन यहाँ पे कौन हो सकता है, कंपोजिशन क्या है, क्या कंसिस्ट हुआ है यहाँ पे। तो द बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन शैल कंसिस्ट ऑफ दी 1 चेयरमैन होगा यहाँ पे, 2 और 4 बोला है, 2 और 4 अदर मेंबर्स एज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में थिंग्स टू फिट। यहाँ पे जैसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को थिंग्स टू फिट सही लगता होगा वैसे वो अपॉइंट करेगा। तो यहाँ पे ही फ्लेक्सिबल साइज है डिपेंडिंग ऑन दी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उनके ऊपर जो भी है डिपेंडेंट। 1 चेयरमैन तो होगा ही यहाँ पे एंड 2 और मोर जो मतलब 2 और 4 अदर मेंबर्स होंगे। 1 चेयरमैन कंपल्सरी यहाँ पे होगा ही होगा एंड 2 और 4 अदर मेंबर्स होंगे यहाँ पे। बट यहाँ पे जो है नंबर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जो भी नंबर है 2 होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे, जो भी है वो कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे फॉर डिस्प्यूट बिटवीन द 2 ग्रुप्स में डिस्प्यूट है। ओके, तो द गवर्नमेंट अपॉइंट्स अ चेयरमैन, यहाँ पे अपॉइंट करेगा चेयरमैन को एंड 4 मेंबर को कर सकता है, 2 मेंबर को कर सकता है, 3 मेंबर को कर सकता है डिपेंडिंग ऑन दी गवर्नमेंट डिसीजन। ओके, उसके बाद सबसेक्शन 3 में क्या बोला है, द चेयरमैन शैल बी एन इंडिपेंडेंट। चेयरमैन कैसा होना चाहिए, यहाँ पे इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए चेयरमैन यहाँ पे। ओके ओके, तो हमने इंडिपेंडेंट पर्सन कहाँ पे देखा था, इंडिपेंडेंट पर्सन कौन होते हैं, हमने जो 2 क्लॉज आई में देखा था कि इंडिपेंडेंट पर्सन कौन होता है। ओके, तो इंडिपेंडेंट पर्सन जो है यहाँ पे चेयरमैन इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। आप इसे लिंक करके पढ़ सकते हैं, 2I में जो है इंडिपेंडेंट पर्सन की डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे। एंड द अदर मेंबर्स शैल बी अ पर्सन अपॉइंटेड इन द इक्वल नंबर ऑफ to represent the parties to the dispute, and any person appointed to represent a party shall appointed on the recommendation of the party। तो इसमें जो है अब जो सबसेक्शन 3 में बोला है यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ द मेंबर्स बोला है, तो चेयरमैन कैसा होना चाहिए, यहाँ पे चेयरमैन इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। तो चेयरमैन को इंडिपेंडेंट मतलब जो है वहाँ पे काउंसिलेशन बोर्ड में ऑलरेडी जो है यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयर नहीं होना चाहिए, ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं होना चाहिए वो। ओके, तो यहाँ पे वो पर्सन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ओके, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं कि रिटायर्ड जज अगर हो तो यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट पर्सन हम यहाँ पे उसको अपॉइंट कर सकते हैं कि एज अ चेयरमैन अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद जो है यहाँ पे अदर मेंबर्स अपॉइंटेड इन अ इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंट द पार्टीज। मेंबर representing a party must be appointed that party's recommendation, and if a party fails to recommend members in टाइम द गवर्नमेंट अपॉइंट्स देम। यहाँ पे टाइम अगर फेल हुआ तो गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। यहाँ पे काउंसिलेशन बोर्ड में अगर पार्टी यहाँ पे कर सकते हैं, मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग अ पार्टी मस्ट अपॉइंट ऑन दैट पार्टी, यहाँ पे पार्टीज अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन अगर पार्टी फेल हो गए तो गवर्नमेंट यहाँ पे अपॉइंट करेंगे। सिंपली इतना ही बोला है सबसेक्शन 3 में क्या है, जो भी है सबसेक्शन 3 में। तो इसमें है इंश्योर बैलेंस जो रिप्रेजेंटेशन है इन दी इम्पार्शियल लीडरशिप जो है, इसके लिए हमें इंडिपेंडेंट पर्सन यहाँ पे चूज़ करना है। वो किसी भी ऑफिस का मेंबर नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ का भी नहीं, एम्प्लॉयर्स का भी नहीं होना चाहिए, ट्रेड यूनियन का भी नहीं होना चाहिए। द गवर्नमेंट इंटरवेंस इफ़ अ पार्टी डिलेज, अगर पार्टी डिले कर रही है और दे रिफ्यूज़ कर रही है तो रिकमेंड मेंबर्स यहाँ पे रिकमेंड कर रही है तो यहाँ पे गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। ओके, उसके बाद हम देखेंगे प्रोविजो में क्या बोला है, प्रोवाइडेड दैट। ओके, तो प्रोविजो में क्या बोला है, दैट इफ पार्टी फेल्स टू मेक अ रिकमेंडेशन एज अफोरसेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट पर्सन एज थिंग्स टू फिट। अगर पार्टी फेल हो गई है अपॉइंट करने में तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेंगे, यहाँ पे अपॉइंट करेंगे। ओके, उसके बाद देखेंगे हम जो 4th पॉइंट है इसमें, a board having a prescribed quorum may act notwithstanding the absence of the chairman or any of its member or any vacancy in its number। देन यहाँ पे जो सबसेक्शन 4 है इसमें क्या बोला है,
द बोर्ड में एक्ट विद द प्रिस्क्राइब्ड कोरम, यहाँ पे बोर्ड का जो है वह यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड कोरम होगा। तो इसमें क्या होगा, जो द चेयरमैन और द मेंबर्स आर अब्सेंट होंगे, दीज आर अगर होंगे यहाँ पे, दीज आर द वैकेंसीज होंगे। मतलब क्या बोला है, enables board to continue the functioning of the despite temporary absence, ensures no prolonged inactivities if members resign or removed। इसमें क्या बोला है, अगर एब्सेंस है तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि इनएक्टिव है, यहाँ पे एक्टिविटी होगा। यहाँ पे इफ मेंबर्स रिजाइन नहीं किए होंगे और रिमूव, यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे सबसेक्शन 4 में। इफ चेयरमैन फेल्स इल, अगर चेयरमैन यहाँ पे क्या है, बीमार है, एंड कैन नॉट अटेंड द रिमेनिंग मेंबर्स, यहाँ पे कैन नॉट अटेंड एंड द रिमेनिंग मेंबर्स कैन स्टिल कंटिन्यू द कैंसिलेशन प्रोसीजर। अगर चेयरमैन ही यहाँ पे क्या, इसका सिंपल इतना ही मतलब है, अगर चेयरमैन कोई भी मेंबर और चेयरमैन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अब्सेंट है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जो भी है प्रोसीडिंग यहाँ पे वर्ड होगी और यहाँ पे नहीं होगी, ऐसे नहीं होगा। जो भी रिमेनिंग मेंबर्स है यहाँ पे वो प्रोसीडिंग कंडक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। उसके बाद जो है प्रोवाइडेड देखेंगे, provided that if the appropriate government notifies the board that the service of the chairman or of any other member has ceased to be available, the board shall not act until new chairman or the member, as case may be, has been appointed। तो इसमें क्या बोला है, but if the government notifies that, अगर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है यहाँ पे, if the government notifies that the chairman or the member has ceased the services, the board must wait for the replacement। अगर गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि नोटिफाइज दैट चेयरमैन और मेंबर का जो सीट है और जो भी वैकेंसी है वो यहाँ पे क्या किया गया है, सीज किया गया है, यहाँ पे उनको निकाल दिया गया है, तो जो भी है बोर्ड मस्ट वेट फॉर द रिप्लेसमेंट। जो भी आगे का जो मेंबर आएगा, चेयरमैन आएगा, तब तक आपको क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है। इतना ही बोला है यहाँ पे जो सबसेक्शन 4 का जो प्रोवाइड जो हो इसमें, ओके। ओके, तो इसके बाद देखेंगे हम सेक्शन 6, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में क्या है, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में एज ओकेजन arise by the notification of the official gazette constitute a court of inquiry for inquiries into the matters appearing to be connected with the relevant to an industrial dispute। तो इसमें सिंपल यही है, द गवर्नमेंट जो भी है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेट अप दिस कोर्ट when necessary to investigate or inquiry the facts related to the dispute। अगर कोई डिस्प्यूट आया है तो उसके लिए आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो भी है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर नेसेसरी लगा तो यहाँ पे क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूट अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे, देयर इज एन सडन वर्क स्टॉपेज ड्यू टू अलेज्ड अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हो रहे, ऐसे हुआ एंड यहाँ पे सडन वर्क स्टॉप हुआ, देन द गवर्नमेंट फॉर्म अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, इन्वेस्टिगेट द सर्कमस्टेंसेस क्या है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेंगे, यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस कौन से हैं। तो यहाँ पे जो भी है यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेंगे, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट करेंगे। सबसेक्शन 2 में क्या बोला है, अ कोर्ट में कंसिस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट पर्सन, कोर्ट क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट पर्सन कंसिस्ट करेंगे, पर्सन और of such number of independent person as appropriate government may things to fit, and if the court consists of 2 or more members or one of shall appointed as an chairman। तो इसमें क्या बोला है, सिंपल जो है द कोर्ट में कंसिस्ट ऑफ 1 इंडिपेंडेंट पर्सन यहाँ पे होगा ही होगा, एंड 2 और मोर, वहाँ पे क्या था जो हमने पहले देखा बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन, तो 2 और 4 ऐसे यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे जो है 2 और मोर और मल्टीपल इंडिपेंडेंट पर्सन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। 1 इंडिपेंडेंट पर्सन होगा ही, यहाँ पे क्या बोला है, 1 इंडिपेंडेंट पर्सन और सच नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन, 1 इंडिपेंडेंट पर्सन भी हो सकता है और मल्टीपल इंडिपेंडेंट पर्सन एज डीम्ड फिट बाय द गवर्नमेंट, को जैसे फिट लगे वैसे ही। और इफ यहाँ पे बोला है, इफ 2 और मोर मेंबर्स 1 मस्ट बी अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन, अगर मेंबर को अपॉइंट करना है तो यहाँ पे कौन अपॉइंट करेगा, चेयरमैन अपॉइंट करेगा, आपको ये याद रखना है। मेंबर्स को अपॉइंट कौन करेगा, चेयरमैन अपॉइंट करेगा, और चेयरमैन को अपॉइंट कौन करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगा। इंडिपेंडेंट पर्सन कौन होगा, चेयरमैन होगा, ओके। तो सिंपल सबसेक्शन 2 का इतना ही है। द गवर्नमेंट डिसाइड्स साइज ऑफ द कोर्ट डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जो भी
केस है उसके ऊपर डिपेंड है। द कोर्ट मस्ट कंपोज ऑफ द इंडिपेंडेंट पर्सन टू इंश्योर द न्यूट्रलिटी एंड अ चेयरमैन इज द मैंडेटरी इफ द कोर्ट हैज़ मल्टीपल मेंबर्स। ये होगा हमारा 6 क्लॉज 2 में बोला है। तो सबसेक्शन 3 में हम देखेंगे क्या है। अ कोर्ट हैविंग द प्रिस्क्राइब्ड कोरम बोला है may act notwithstanding the absence of chairman or any of its member or any vacancy in its number, then provided that if the appropriate government notifies the court that the service of the chairman have ceased to be available, then that the court not act until a new chairman has been appointed। जैसे कि हमने बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन में देखा था, जैसे कि कोरम में क्या अब्सेंस, अगर बीमार है, इल है, इसकी वजह से है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, रिज़ाइन हुआ है तो आप कंटिन्यू कर नहीं सकते। आप जब तक जो चेयरमैन अपॉइंट नहीं करते अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तब तक आपको क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है, ऐसे वहाँ पे बोला है सेक्शन 5 में। तो यहाँ पे भी वैसे ही है सबसेक्शन 3 में। द कोर्ट कैन कंटिन्यू द फंक्शनिंग डिस्पाइट टेम्पररी अब्सेंस है तो कोर्ट कंटिन्यू कर सकती है और वैकेंसीज इंश्योर कर सकती है। हाउ एवर इफ़, यहाँ पे क्या बोला है प्रोविज़ो में जो है, हाउ एवर इफ़ गवर्नमेंट नोटिफाइज द चेयरमैन सर्विसेज आर नो लॉन्गर अवेलेबल, यहाँ पे सर्विसेज चेयरमैन का जो है सीज किया गया है, अवेलेबल नहीं है, तो इसमें इस केस में द कोर्ट मस्ट पॉज द केस यहाँ पे क्या करना है, उनको पॉज करना है। कोर्ट शैल नॉट एक्ट फर्दर, यहाँ पे एक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि चेयरमैन ही एब्सेंट है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्ट नहीं कर सकता है। एंड न्यू चेयरमैन इज़ अपॉइंटेड अंटिल न्यू चेयरमैन इज़ एन अपॉइंटेड, जब तक न्यू चेयरमैन अपॉइंट नहीं होता तब तक आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट जो है सेक्शन 7 लेबर कोड्स। लेबर कोड में क्या बोला है, लेबर कोड्स, तो इसमें जो है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर, यहाँ पे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर लेबर कोड्स फॉर एडजुडिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू एनी मैटर स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल। आपको ये याद रखना है किसमें स्पेसिफाइड किया है, सेकेंड शेड्यूल में। अभी तक जो भी है इसमें जो कमिटी जो भी आए अब तक उसमें कहीं पे भी शेड्यूल नहीं आया था। यहाँ पे जो लेबर कोड है उसमें कौन सा है, सेकंड शेड्यूल आया है, तो आपको याद रखना है। एंड फॉर परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शंस एज मे बी असाइन टू देम इन दिस एक्ट। तो सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है यहाँ पे, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी है मैं अपॉइंट करेंगे यहाँ पे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट से, जो भी है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर लेबर कोड कॉन्स्टिट्यूट करेंगे फॉर एडजुडिकेटिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। एडजुडिकेटिंग क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एडजुडिकेट करने के लिए। ओके, टू मैटर्स इन दी सेकेंड शेड्यूल, मैटर्स किसमें, सेकेंड शेड्यूल में जो मैटर्स दिए गए हैं उस मैटर्स के लिए कौन यहाँ पे कोर्ट, कौन सा कोर्ट है, लेबर कोर्ट है। ओके, लेबर कोर्ट चलाएंगे वो केस। एंड फॉर परफॉर्मिंग अदर फंक्शंस असाइंड अंडर दिस एक्ट, अगर एक्ट ने कोई ऐसे बोला है कि लेबर कोर्ट में जाएगा ये केस, तो वो लेबर कोर्ट में जा सकता है। ओके, तो सिंपल इतना ही है। लेबर कोर्ट आर दी स्पेशली क्रिएटेड है एंड जो जुडिशियल बॉडीज़ टू दी रिजॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑन दी सर्टन स्पेसिफाइड टॉपिक्स के लिए जो भी है यहाँ पे जो क्रिएट किया जाता है, लाइक दी वेजेस, डिस्चार्ज, डिसमिसल, इस केस में। ओके, हम देखेंगे सबसेक्शन 2। Labor code shall consist of one person only to appoint by a appropriate government। लेबर कोड क्या कर सकता है, लेबर कोड शाल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन पर्सन से कंसिस्ट हो सकता है, अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि लेबर कोड में ज़्यादा पर्सन होंगे, नहीं, यहाँ पे वन पर्सन भी हो सकता है लेबर कोड में, अपॉइंटेड ओनली वन पर्सन हो सकता है, ओनली अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिस्टर एक्स जो है यहाँ पे रिटायर्ड जज है, डिस्ट्रिक्ट जज है, इज़ अपॉइंटेड एज ए सोल प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेबर कोर्ट। आप यहाँ पे आइए और जो भी केसेस है उनको अपॉइंट करके उनको देंगे, वन ही होंगे यहाँ पे जो भी ऑफिसर। उसके बाद थर्ड में क्या बोला है, अ पर्सन शैल नॉट क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ एन लेबर कोर्ट। तो इसमें नॉट क्वालिफिकेशन दी गई है, लेकिन यहाँ पे जो है नॉट क्वालिफाइड दिया है, निगेटिव सेंस में डेफिनेशन दी गई है। ओके, तो जो क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ प्रिसाइडिंग जज है, तो क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे, तो सबसे पहले जो है हैज़ बीन और इज़ अ जज फॉर एन हाई कोर्ट। यहाँ पे जज क्या होना चाहिए, जज फॉर एन हाई कोर्ट। ही हैज़ फॉर द पीरियड नॉट लेस दैन 3 years
बिन डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, एक तो हाई कोर्ट के जज होंगे, और 3 इयर्स यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज होने चाहिए और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होने चाहिए। उसके बाद डी में बोला है ही हैज़ हेल्ड एनी ऑफिशियल जो जुडिशियल ऑफिस है इन द इंडिया फॉर नॉट लेस दैन 7 ईयर्स, जो भी है जुडिशियल ऑफिस यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे होल्ड होना चाहिए। उसके बाद जो है he has been a presiding officer of the labor court constituted under any provincial act and state act for not less than 5 years, यहाँ पे presiding officer होना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो क्वालिफिकेशन में इतना है। क्वालिफिकेशन अपॉइंटेड एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर जो है यहाँ पे जज ऑफ द हाई कोर्ट होंगे, और हैज़ बिन और इज़ द जज, और डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल जज होंगे एटलीस्ट 3 इयर्स के लिए। और थर्ड वन जो है, फोर्थ वन जो है यहाँ पे ओके, थर्ड वन एनी जुडिशियल जो भी है, एनी जुडिशियल यहाँ पे जो पोस्ट है यहाँ पे 7 इयर्स तक उन्होंने होल्ड किया हो। हैज़ बीन प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेबर कोर्ट होंगे अंडर द प्रोविंशियल एक्ट, एटलीस्ट 5 इयर्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेबर कोर्ट होंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर, यहाँ पे एफ पॉइंट ई एफ यहाँ पे नहीं है एफ, लेकिन आपने एफ पॉइंट यहाँ पे ऐड करना है। तो एफ पॉइंट में क्या बोला है, तो एफ एंड जी पॉइंट है यहाँ पे, वेट ओके, जो यहाँ पे प्रोवाइसो है उसमें दिया गया है, जो भी है यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट नो सच डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर or joint chief labor commissioner shall be appointed unless he resign from the service of a central government or state government as case may be before अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो इतना बोला है। डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर होंगे सेंट्रल के लिए, और जॉइंट कमिश्नर ऑफ द स्टेट होंगे विथ अ लॉ डिग्री 7 इयर्स एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग द 3 काउंसिलेशन ऑफर, मस्ट बी रिजाइन द गवर्नमेंट सर्विस बिफोर अपॉइंटमेंट के पहले। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो चीफ लेबर कमिश्नर यहाँ पे बी पॉइंट में दिया है उसमें आपको पहले यहाँ पे रिजाइन करना पड़ेगा, फिर ही आपको यहाँ पे क्या होगा, अपॉइंटमेंट यहाँ पे मिलेगी। ओके, उसके बाद जो है इज़ एन ऑफिसर इंडियन लीगल सर्विस ग्रेड में है, इंडियन लीगल सर्विस ग्रेड 3 में है, विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस इन ग्रेड जो है यहाँ पे 3 इयर्स एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद जो फोर्थ जो बोला है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में इफ़ इट थिंक्स टू फिट अपॉइंट 2 पर्सन एज असेसर टू एडवाइज द ट्रिब्यूनल इन द प्रोसीडिंग बिफोर इट। उसके बाद देखेंगे हम सेक्शन जो है 7 सेक्शन देखेंगे। ओके, तो सेक्शन 7A जो है इसमें, तो हम चार्ट में देखेंगे कि सेक्शन 7A कैसे है, क्या है। तो इसमें जो है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है सेक्शन 7A में बताया गया है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। ओके, तो उसके बाद जो है ट्रिब्यूनल फॉर एडजुडिकेशन जो मैटर जो दिए गए हैं सेकेंड शेड्यूल में एंड जो थर्ड शेड्यूल में, यहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है कि ये जो ट्रिब्यूनल्स जो है किस मतलब कौन से केसेस डील करता है। तो सेकेंड शेड्यूल में जो फॉल करते हैं एंड थर्ड शेड्यूल में जो फॉल करते हैं वो केसेस डील्स विद द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। Industrial tribunals deals with wider range dispute including those beyond the second schedule. Example matters in the third schedule like the change in conditions, services, withdrawal of customary concession. तो ऐसे यहाँ पे क्या कर सकता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, यहाँ पे जो केसेस है उसके साथ डील कर सकता है। एग्जाम्पल, अ ट्रिब्यूनल सेट अप एडजुडिकेट अ डिस्प्यूट ओवर अ अल्ट्रेशन वर्किंग आवर्स फॉल अंडर दी थर्ड शेड्यूल में जैसे फॉल करते हैं वैसे। ओके, उसके बाद हम सब 7A क्लॉज जो 2 सेकेंड है वो देखेंगे। ओके, तो इसमें जो है एन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ 1 पर्सन ओनली। यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है 1 पर्सन ओनली यहाँ पे कंसिस्ट करेगा, अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से अपॉइंट होंगे यहाँ पे जो भी अपॉइंटेड है, सिमिलर टू द लेबर कोड में जैसे बोला था हमने सेक्शन 7 में। तो यहाँ पे जो है लेबर कोड में जैसे बोला था, देन द ट्रिब्यूनल इज़ अ सिंगल मेंबर ऑफ बॉडी फॉर द एडजुडिकेशन। तो मिस्टर ए जो है रिटायर्ड हाई कोर्ट जज है, इज़ अपॉइंटेड एज एन प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ एन इंडस्ट्रियल जो ट्रिब्यूनल है यहाँ पे उसके लिए अपॉइंट करेगा। मतलब क्या बोला है, एन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ 1 पर्सन ओनली अपॉइंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जैसे हमने लेबर कोड का देखा था वैसे ही।
उसके बाद 7A क्लॉज 3 में क्या बोला है, इसमें जो है 7A सबसेक्शन 3 में क्या बोला है, तो इसमें जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ट्रिब्यूनल हैज़ बीन और इज जज ऑफ एन हाई कोर्ट। यहाँ पे प्रिसाइडिंग जैसे हमने देखा था वैसे ही सेम लेबर कोड का जो था वैसे ही सेम है इधर भी। तो इसमें देखेंगे कि जो है हाई कोर्ट के जज होंगे और जो जज होंगे और है, तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज एटलीस्ट 3 इयर्स, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एटलीस्ट 3 इयर्स प्रैक्टिस, जो भी है जज 3 इयर्स होने चाहिए। उसके बाद हैज़ बीन डिप्टी लेबर कमिश्नर सेंट्रल के लिए जॉइंट कमिश्नर होंगे, उसके लिए 7 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे। 3 इयर्स एज एन काउंसलेशन ऑफिसर मस्ट बी। यहाँ पे उनको कंडीशन है कि वो यहाँ पे रिज़ाइन करेंगे पहले एंड देन यहाँ पे बिफोर अपॉइंटमेंट से पहले रिज़ाइन होना चाहिए। इज़ एन इंडियन, वहाँ पे भी ग्रेड सी में जैसा था सेम वैसे ये एक्सपीरियंस सेम जो यहाँ पे सेम एज इट इज़ ए सेम सेक्शन नंबर 7 के जो अपॉइंटमेंट की कंडीशंस है, क्वालिफिकेशंस है वैसे ही है, सेम है, आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है 7A4 में क्या बोला है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू असेसर्स टू द एडवाइस ट्रिब्यूनल्स ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। जैसे उसने बोला है वैसे ही यहाँ पे 2 एडवाइज़र यहाँ पे अपॉइंट कर सकता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। उसके बाद देखेंगे 7B। 7B में नेशनल ट्रिब्यूनल्स जो है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल उसकी बात की गई है। तो इसमें जो है नेशनल ट्रिब्यूनल में 7B सबसेक्शन 1 में क्या बोला है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में, नेशनल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ओके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कॉन्स्टिट्यूट, सब तरफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, लेकिन जो नेशनल ट्रिब्यूनल है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपको MCQ में आ सकता है। तो यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। टू एडजुडिकेट, किस लिए करेगा, एडजुडिकेट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए करेगा। इन इट्स ओपिनियन इन्वॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, कैसे क्वेश्चंस हो गए, इन्वॉल्व द क्वेश्चन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और डिस्प्यूट अफेक्टिंग द इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट अक्रॉस मोर देन वन स्टेट। नेशनल ट्रिब्यूनल हैंडल हाई प्रोफाइल मल्टी स्टेट जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट विच हैव द वाइड इम्पैक्ट और द इम्पोर्टेंस ऑफ बियॉन्ड द सिंगल स्टेट। यहाँ पे सिंगल स्टेट की यहाँ पे जो क्वेरी है, डिस्प्यूट है, सिंगल स्टेट की नहीं है, मोर देन वन स्टेट की यहाँ पे जो है यहाँ पे क्वेरीज है, इसीलिए हमने यहाँ पे नेशनल ट्रिब्यूनल बोला है। तो जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, कंसिस्ट ऑफ 1 पर्सन ओनली टू बी अपॉइंटेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे भी 1 पर्सन होंगे यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे जो 2 में क्या बोला है, सबसेक्शन 2 में सेम है, 1 पर्सन ही होंगे, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगी। वहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो है सब तरफ, लेकिन यहाँ पे जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं है, आपको याद रखना है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसके बाद जो है द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए नेशनल ट्रिब्यूनल मस्ट बी और हैव बीन अ जज और दी हाई कोर्ट जज होगा, यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो, इतना ही बोला है जो है, बाकी के यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है इतना ही है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन हमने देखा ना 7A और 7 सेक्शन में क्या क्या था, जज होंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जज होंगे हाई कोर्ट के, और उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के होंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे। उसके बाद जो है जुडिशियल ऑफिस हेल्ड किया होगा नॉट लेस दैन 7 इयर्स तक जो है। उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे, सिर्फ इतना ही है, नेशनल ट्रिब्यूनल मस्ट बी और हैव बीन अ जज ऑफ एन हाई कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट के जज होंगे और रिटायर्ड जज होंगे, इतना ही है यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है। उसके बाद जो है 7B में क्या बोला है, 7B में सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट टू असेसर्स टू एडवाइज द नेशनल ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग इट डीम टू नेसेसरी, यहाँ पे सेम पॉइंट है 7A एंड 7B में, ओके। उसके बाद देखेंगे हम सेक्शन 7C में क्या बोला है। 7C में जो है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेबर कोर्ट्स ट्रिब्यूनल एंड ट्रिब्यूनल्स, जो नेशनल ट्रिब्यूनल, अगर डिस्क्वालिफिकेशन क्या यहाँ पे वो भी कंडीशन देनी चाहिए ना, डिस्क्वालिफिकेशन किस बेसिस पे होगा, तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है डिस्क्वालिफिकेशन में, नो पर्सन जो है, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू और
कंटिन्यू इन द ऑफिस इफ़ ही इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट पर्सन। आप ऐसे अपॉइंट ही नहीं कर सकते, जैसे वो पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप अपॉइंट नहीं कर सकते। अगर आपने अपॉइंट किया तो वो डिस्क्वालीफाई हुआ। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आप उसको अपॉइंट किया तो यहाँ पे ही इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट पर्सन। अगर वो इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं है तो वो क्या होगा, रीज़न के लिए क्या होगा, रीज़न टू बिलीव दैट ही इज़ इन डिस्क्वालीफाइड। ओके, उसके बाद जो है 7C जो है इसमें बी पॉइंट में, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू और कंटिन्यू इन द सर्विस ऑफ द ऑफिस इफ़ ही हैज़ अटेंड द एज ऑफ 65 ईयर्स। अगर उन्होंने अगर 65 ईयर्स एज कंप्लीट किया है तो यहाँ पे उन्हें अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ओके, मैंडेटरी रिटायरमेंट एज जो है यहाँ पे बेसिकली जो है 65 ईयर्स ही रहता है, तो उसके बाद आप नहीं यहाँ पे अपॉइंट नहीं कर सकते। ओके ओके, उसके बाद देखेंगे सेक्शन नंबर 8 जो है। सेक्शन 8 में क्या बोला है, फाइलिंग ऑफ वैकेंसीज। जो फाइलिंग ऑफ वैकेंसी है इसमें क्या होगा, प्रोविजन जो है इफ द वैकेंसी अदर देन, जो फाइलिंग ऑफ वैकेंसी में है, वैकेंसी अदर देन द टेम्पररी एब्सेंस। अगर टेम्पररी एब्सेंस नहीं है, परमानेंट एब्सेंस है तो वैकेंसी यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। अगर परमानेंट नहीं है तो यहाँ पे हम वैकेंसीज नहीं फिलअप करेंगे। ऑकर्स इन द ऑफिशियल जो ऑफिस में है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, चेयरमैन और एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड और कोर्ट यहाँ पे क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में मस्ट अपॉइंट अदर क्वालिफाइड पर्सन, फिल द वैकेंसी ऑफ नेशनल ट्रिब्यूनल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा। उसके बाद फॉर अदर जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आएंगे। उसके बाद प्रिसीडिंग shall be continue from the stage where the vacancy arose once new member is an appointed. The new member of the officer जो है does not have restart the case, यहाँ पे रिस्टार्ट नहीं करेगा। जैसे ही यहाँ पे पिकअप वेयर दी प्रीडिसेसर जो है यहाँ पे लेफ्ट किया है, उसी केस से आगे आप यहाँ पे पहले से नहीं स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे बहुत डिले प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे जहाँ से आपको केस है बीच में अगर छोड़ के गया है, तो यहाँ पे उन्होंने छोड़ के गए तो ये वहाँ से ही आपको क्या करना है, केस स्टार्ट करना है यहाँ पे। ओके, उसके बाद देखेंगे हम सेक्शन नंबर 9। ओके, तो सेक्शन नंबर 9 में क्या बोला है, सब सेक्शन 1, इसमें ऑर्डर्स अपॉइंटिंग द चेयरमैन। अगर आपको क्या करना है, फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर्स करना है कॉन्स्टिट्यूटिंग बोर्ड्स के लिए, तो यहाँ पे फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर्स के लिए क्या है, ऑर्डर्स अपॉइंटिंग बोर्ड, जो चेयरमैन है, मेंबर्स ऑफ बोर्ड है, कोर्ट है, लेबर जो चैप्टर 2 में दिए हैं वो सब, नेशनल ट्रिब्यूनल कैन नॉट चैलेंज, यहाँ पे आप चैलेंज नहीं कर सकते। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अगर और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई भी यहाँ पे बोर्ड, नेशनल ट्रिब्यूनल यहाँ पे अपॉइंट किया है, उस बेसिस पे आप चैलेंज नहीं कर सकते। अल्सो नो एक्ट और proceeding before these bodies can be questioned just because of vacancies or defect in their constitution। क्या बोला है, द गवर्नमेंट्स अपॉइंटमेंट आर फाइनल होंगे यहाँ पे इवन इफ देयर इज एन वैकेंसी और डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो बोर्ड है। अगर इस एक्ट में ऐसे बोला है 2 और मोर बोला है, 2 और 4 बोला है, आप इस बेसिस पे 2 ही नहीं किया, 1 ही किया है, तो इस बेसिस पे आप यहाँ पे चैलेंज नहीं कर सकते। डिसीजन एक्शंस आर वैलिड एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं। For example, if the labor court function with the temporary vacancies of one member, its orders still stand and cannot be challenged on this basis। यहाँ पे आप चैलेंज नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद सबसेक्शन 2 में क्या बोला है, अ सेटलमेंट ड्यूरिंग दी जो काउंसिलेशन प्रोसीडिंग है इज़ नॉट इनवैलिड जस्ट बिकॉज इट रीच आफ्टर द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट्स। सेक्शन 12 क्लॉज हम 6 देखेंगे, उसकी वजह से अगर गया है तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज इसकी वजह से आप यहाँ पे नहीं कर सकते, इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो सेक्शन 12 क्लॉज 6 क्या है, तो 12 क्लॉज 6 में क्या बोला है, 12 क्लॉज 6 में आपको जो भी है, जो ट्रिब्यूनल है, कोर्ट है और कोई भी जो नेशनल ट्रिब्यूनल है, उनको क्या करना पड़ता है 12 क्लॉज 6 में, विद इन 14 डेज में आपको मस्ट हैव सबमिट द रिपोर्ट टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को आपको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। अगर उन्होंने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने नहीं सबमिट किया, जो बोर्ड है और जो नेशनल ट्रिब्यूनल है उन्होंने सबमिट नहीं किया रिपोर्ट, तो यहाँ पे इस बेसिस पे वो जो डिसीजन है पूरा का पूरा डिसीजन यहाँ पे इनवैलिड नहीं हो सकता है। यहाँ पे प्रोवाइडेड भी दिया गया है सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द काउंसिलेशन ऑफिसर, यहाँ पे टाइम क्या होगा, सबमिशन में भी एक्सटेंड हो सकता है यहाँ पे। ओके, उसके बाद जो है
एंड 13 क्लॉज 3 का जो है यहाँ पे क्या बोला है 13 क्लॉज 3 में, जो हमने यहाँ पे देखा उसमें 12 क्लॉज 6 में कांसलेशन ऑफिसर को विद इन 14 डेज में क्या करना था, यहाँ पे जो भी रिपोर्ट है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सेंड करना था। लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइम दिया गया है। जो भी बोर्ड है, जो हमने काउंसिलेशन ऑफ बोर्ड यहाँ पे हमने अपॉइंट किया था, तो इसमें जो है काउंसिलेशन प्रोसीडिंग होने के बाद आपको क्या करना है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को विद इन 2 मंथ्स में क्या करना है, डेट ऑफ सच डिस्प्यूट वॉज रेफर्ड विद इन विच द शॉर्टर पीरियड हैज़ बिन, आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को वो जो रिपोर्ट है यहाँ पे सेंड करना है। अगर नहीं सेंड किया तो एक्सटेंड होगा, ऐसे नहीं होगा कि उस बेसिस पे इनवैलिडेट नहीं होगा। ओके, उसके बाद 3 में क्या बोला है, इफ़ द सेटलमेंट रिपोर्ट इज साइन बाय द चेयरमैन ने साइन किया of the board absence of any other member including the chairman during any stage of the proceeding does not invalidate। यहाँ पे अगर absence है कोई भी proceeding के दिन अगर एंड उसके बाद उन्होंने साइन किया, तो ऐसे नहीं होगा कि आप उस दिन absence थे तो ऐसा नहीं invalidate नहीं होगा, वो valid ही होगा। ओके, जो सबसेक्शन 3 बोलता है। ओके, तो ये हुआ हमारा अथॉरिटीज अंडर द एक्ट। थैंक यू।